वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो क्वेश्चन नंबर 1। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 1 है अ मैन मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। और वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं ऑफ 25% एंड 5% ऑन इट्स मार्क प्राइस। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो समझ लो 100 रुपये की चीज़ थी। कितने की चीज़ थी? 100 रुपये की, राइट। और कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 60% अबव मार्क कर दिया, 160 का मार्क कर दिया। आप 2 डिस्काउंट दे दिए, एक 25% का, एक 5% का। 25% का डिस्काउंट देने के बाद पे कितना करना है? 25% मतलब 1/4। अगर कोई चीज़ 4 रुपये की थी, एक का डिस्काउंट मिल गया तो पे कितना करना है? 3। 4 में से 3। और 5% मतलब 1/20। अगर कोई चीज़ 20 रुपये की थी, एक का डिस्काउंट मिल गया तो पे कितना करना है? 19। बस 28 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 19 6 ज़ा कितना होता है बताइए? 19 6 ज़ा 19 5 ज़ा 95, 19 6 ज़ा 140। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 14 रुपये का। 100 की चीज़ थी, अभी भी 114 में बिक गई। 14% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी एंड इन्वर्सली एज सी। ए जो है वो बी के साथ डायरेक्टली वेरी करता है और सी के साथ इन्वर्सली। तो आप इसको इक्वल्स टू मिलाने के लिए आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, के बी बाय सी। व्हेन बी 25 है तो ए 20 है, सी 18 है, बी 25 है तो ए 20 है। तो 20 बराबर है के की जगह के इंटू 25 बटे में 18। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। के बराबर आ गया 18 4 ज़ा 72 बाय 5। के की वैल्यू आ गई। अब आपको व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ए बराबर है के की वैल्यू 72 बाय 5 इंटू बी की वैल्यू 35, सी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू नीचे आएगी 16। 5 7 ज़ा 35 और ये हो गया 4 से 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 3, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, कितना आया 7 9 ज़ा 63 बाई 2 मतलब 31.5। 1 इज़ द राइट आंसर। Question number 3, pipe A can fill a tank in 20 hours and pipe B can fill the tank in 40 hours. Both pipes were initially opened together for 30 hours and then pipe B was closed and pipe A continued to fill the tank. In how much time was the tank filled? तो पहले देख लेते हैं पानी कितना भरना है। ये A है, ये B है। ये 20 घंटे में पानी भर सकता है, ये 40 घंटे में पानी भर सकता है। टोटल पानी मान लेते हैं हम 40 लीटर है। तो A 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 2 लीटर। B 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 1 लीटर। 2 लीटर पर आवर, ये भी 2 लीटर पर आवर। ये एफिशिएंसी हो गई। अब दोनों ने मिलकर 30 घंटे तक कितना पानी भर? 2 और 1 3 लीटर। उन्होंने बोला है अब दोनों को 30 घंटे तक ओपन किया गया। बोथ द पाइप्स वर इनिशियली ओपन टुगेदर। भाई 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहे हैं तो 30 घंटे में कितना पानी भर जाएगा? ले 90 लीटर पानी तो पहले ही भर गया। 40 लीटर हमें भरना था। टोटल पानी हमने माना था कि आता है 40 लीटर। क्वेश्चन में गड़बड़ है, हो ही नहीं सकता। 90 लीटर पानी तो पहले ही भर गया है ना, तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व करते हैं। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 और 2 32 बाई 5 डिवाइडेड बाय। अब पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में। 5 6 ज़ा 15 और 1 16 बाई 3 इंटू में 4 2 ज़ा 8 और 1 9 बाई 2, 2 8 ज़ा 16, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, 32 बाई 5 और यहाँ पे आएगा 8 3 ज़ा 24 माइनस ब्रैकेट लगा लो 4/3, फिर वही डिवाइड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। ऑफ है तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15 और 3 18 बाई 5 इंटू में 5 बाई 6, 6 3 ज़ा 18, ये है 4/3 इंटू डिवाइड बाई 3 प्लस 2 बाई 5 ऐसे ही है अपॉन में
3/4 माइनस 3 2 ज़ा 6, 7 8/3 डिवाइड में, अब इनको सॉल्व कर लो पहले। 5 1 ज़ा 5 और 1 6/5 इंटू में 5/9, 5 से 5 कट गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 डिवाइड में 2/3 प्लस में 4 4 ज़ा 16 और 1 17/4 कर लो सॉल्व। 32/5 इंटू में 1/24 माइनस 4/3 इंटू में 1/3 प्लस 2/5 अपॉन में ये हो गया 3/4 माइनस 8/3 इंटू में 3/2 प्लस 17/4, 2 4 ज़ा 8, 3 से 3 कट गया, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो ये हो गया 4/15 माइनस 4/9 प्लस 2/5 और नीचे हो गया 3/4 माइनस 4 प्लस 17/4। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेते हैं। देखो 17 और 3 20, 20/4 हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो डिनोमिनेटर तो 1 आ गया, तो उसको छोड़ दो। बस हमें इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाले को ही सॉल्व करना है। इनका एलसीएम कितना आएगा 45, ले लो एलसीएम 45, 15 3 ज़ा 45, 4 3 ज़ा 12 माइनस 9 5 ज़ा 45 मतलब 20 प्लस 5 9 ज़ा 45 मतलब 18, 18 और 12 30, 30 घटा 20 10, 10/45, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 2/9, 2/9 मतलब 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पाई चार्ट दिया है डिग्री में, ठीक है, 84.6 डिग्री और ये क्लासेज है। उन्होंने बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इज़ 105, 8 में 63 डिग्री है, 63 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करे 105 को, तो 7 9 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, इसका मतलब 3 डिग्री 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे, तो 1 डिग्री 5/3। अब उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7, तो पहले देखो 7th में रेशो कितना है 5:9, तो और 7 में बच्चे कितने हैं 75.6 डिग्री, 1 डिग्री 5/3 है, तो 75.6 डिग्री कितना होगा 75.6 इंटू में 5/3, और नंबर ऑफ बॉयज़ 5/14 है रेशो। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th में कितने बच्चे हैं 10th में देखो 64.8, तो 64.8 डिग्री को आपको फिर से वही 5/3 से मल्टीप्लाई करेगा। अब इसमें से रेशो निकाल दो, 4:5 है ना, तो गर्ल्स की कितनी है 5/9, गर्ल्स की कितनी है 5/9, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5/3 से 5/3 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। आए समझ। अब देखते हैं क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 0, 7 8 ज़ा 56, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 54 रेशो 9 7 ज़ा 63, 9 2 ज़ा 18, 54 रेशो 72। अभी 54 और 72 किसके टेबल में आते हैं, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, आंसर आया 3:4, 3:4 इज द राइट आंसर। Question number 6, 6 years ago, the ratio of the ages in years of Renu and Raman was 5:11. After 6 years from now, the ratio of their ages will be 11:17. What is the sum of their present ages? तो आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट एज का सम। देखो ये प्रेजेंट एज है, यहाँ से 6 साल पहले उनकी जो एज का रेशो था वो 5:11 था, और यहाँ से 6 साल बाद उनकी एज का रेशो है 11:17। अच्छा आप गैप देखो, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पर भी 6 का है, ये गैप तो बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो हमें ये पहले बराबर करना था, क्योंकि ईयर्स की भाई जो गैप है वो तो हमेशा सेम रहेगा। अगर आज आप में और मुझ में 2 साल का गैप है तो 10 साल बाद भी तो 2 का ही रहेगा, है ना। तो पहले ये गैप सेम करना होता है, अगर ये गैप सेम नहीं होता तो गैप तो सेम है, वो काम हमारा बच गया। अब देखो 5 से 6 के बीच में कितने का गैप है, 6 साल का। लेकिन अगर आप प्रेजेंट एज से इधर -6, 6 साल पहले, और ये +6, 6 साल बाद, तो यहाँ पे गैप हमारा कितने का है 12 साल का। लेकिन यहाँ पे गैप कितने का है 6 साल का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आज से 6 साल पहले उनकी एज थी 10 और 22 साल, 6 जमा कर दो, आज की एज आ जाएगी 10 6 16, 22 6
28, 16 और 28, 8 6 14 का 1 2 3 और 1 4, 44 ईयर्स। 44 ईयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टू solid metallic right circular cone of height 31 centimeter and 53 centimeter and radii of their base 21 centimeter। दो राइट सर्कुलर कोन है, क्या है कोन, हाइट है 31 और 53 और दोनों का बेस रेडियस है 21 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड टू रीसेट इनटू अ सॉलिड स्फीयर, व्हाट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बताना है तो दोनों की पहले तो वॉल्यूम बराबर होगी। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों की आर बराबर है, हाइट प्लस कर दो 31 + 53 बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर किसका है, स्फेयर का। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। आर कितना था मेरा 21, 21 इंटू 21 इंटू में ये कितना आ गया 1 और 1 2, 5 और 3 8, 82 इक्वल्स टू 4 इंटू में आर क्यूब। 4 से काट दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 से तो नहीं कट रहा। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये 53 था मैंने 51 लिख दिया, ये 84 हो गया। आप 4 से कट रहे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 21 का क्यूब आ गया। रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी आ गई 21। अब आपसे पूछा क्या है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर कितना है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 इंटू में 4 पाई कितना हो गया पाई का पाई, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 का 1, 4 4 ज़ा 16 17, 1764 पाई। 1764 पाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, when 1529 2178 and 2886 are divided by the greatest number n, the remainder in each case is r। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3n माइनस 2r। तो आपको n की वैल्यू भी चाहिए और r की वैल्यू भी चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर n, ग्रेटेस्ट नंबर का क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट नंबर इनका HCF होगा। लेकिन HCF किसका, रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर आ रहा है तो HCF किसका होगा, इनके गैप का। 1429 2178 और 2886। अच्छा इसको n से डिवाइड करने पर r का रिमाइंडर आ रहा है। अगर मैं इन सब में से r माइनस कर दूं, इसका मतलब अब ये तीनों नंबर n से एग्जैक्टली डिविजिबल है। n इन तीनों का HCF है। अगर n इन तीनों का HCF है मतलब r माइनस करने के बाद, तो वो इनके गैप को भी डिवाइड करेगा। तो 2178 माइनस r माइनस 1529, फिर ये प्लस r हो जाएगा, r से r कट जाएगा, इसलिए हम सीधा r लिखते ही नहीं है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये r यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनका डिफरेंस निकाल लो, इसका गैप और इसका गैप। 18 में से 9 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 649 आ गया यहाँ पे गैप। और यहाँ पे गैप देखो 16 में से 8 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 708। ठीक है, इन दोनों का गैप निकाल लो, कितना हो गया 18 में से 9 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 59। अब 59 के और फैक्टर्स तो हो नहीं सकते। देखिए हमारा HCF तो 59 आ गया, 59 के और फैक्टर्स हो नहीं सकते, तो n तो आ गया आपका, n तो आ गया आपका 59। n क्लियर है। अब इसमें से किसी भी एक नंबर को लेकर 59 से डिवाइड कर दो। 1529 ही ले लेती हूँ मैं, इसको 59 से डिवाइड कर दो। 59 60 के पास है ना, तो 62 ज़ा 120 होता है। 120 में से 2 माइनस कर दो क्योंकि 59 था। 62 ज़ा 118, बचा कितना, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 349। 65 ज़ा 300 होता है तो 5 पे जाएगा, 295। 9 में से 5 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 54 आ गया रिमाइंडर। बस अब आपको क्या निकालना है 3n माइनस 2r। 3n 3 इंटू में 59 माइनस 2r 2 इंटू में 54, कितना आ गया ये, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 3 इंटू में 54 प्लस 3 इंटू में 5, 3 5 ज़ा 15। मैंने 59 को ऐसे डिवाइड कर दिया 54 प्लस 5, और बाहर 3 तो था ही, तो 3 इंटू 54 लिख दिया और 3 इंटू 5 लिख दिया, माइनस 2 इंटू 54। इन दोनों को सॉल्व करके आया सिर्फ 54 प्लस 15 कितना हो गया 69। 69 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एन आइटम इज अवेलेबल फॉर ₹1600 कैश और ₹700 कैश डाउन पेमेंट followed by 3 monthly installments of ₹310 each. The rate of interest per annum charged
अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान इज अप्रॉक्सीमेट। देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, या तो चीज़ आपको 1600 कैश में मिलती है या 700 रुपये कैश डाउन पेमेंट पे। इसका मतलब तो आपने क्या किया, आपने कैश डाउन पेमेंट कर दी, बाकी कितने रह गए, 1600 में से 700 गए, 900 रुपये अभी भी रह गए, तो आपको 900 पे लोन लेना पड़ा, है ना। तो क्या था, 900 पे जो आपने लोन लिया वो आपको पूरा 3 महीने बाद पे कर सकते थे आप, लेकिन आपने क्या किया, 310 आपने हर महीने पे करा। 3 × 310 तो आपने पे कर दिया। लेकिन एक बात समझो बहुत ध्यान से, अगर आपने ये जो पैसा 3 महीने बाद पे करना था, जो आप पहले महीने के एंड में पे कर रहे हो और जो आप दूसरे महीने के एंड में पे कर रहे हो, उन पे जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आपका इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट है ना। वो आपका एक तरह से आपने वो पहले ही पे कर दिया, तो जो उस पर इंटरेस्ट बनता है वो भी आपका इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट है बस। तो 310 पे जो आपने पहले महीने के एंड पे किया, हम ले लेते हैं X% इंटरेस्ट है, ठीक है। पहले महीने के एंड पे आपने जो 310 रुपये पे किया, उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट बनेगा, है ना। तो बस अब देखिए, हम ले लेते हैं X% पर एनम इंटरेस्ट है। अब जो आपने 310 रुपये पहले महीने के एंड में पे किए थे, उस पर आपको जो 2 महीने का 2/12 2 महीने का इंटरेस्ट जो मिलेगा, वो भी आपका इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट है। वो आप पे नहीं कर रहे, लेकिन वो आप पार्ट है आपकी इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि जो आपने 310 रुपये अगर आप नहीं पे करते तो उस पर आपको, अगर वो पैसे बैंक में रखते तो इंटरेस्ट मिलता ना, बस। तो इसी तरीके से जो आपने लोन पहले पे कर दिया, उसका इंटरेस्ट आपके इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट है, वो बिना पे करे ही पे हो गया, 2/12 × X/100। और जो इंस्टॉलमेंट आपने दूसरे महीने के एंड में पे करी, उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट आपका बनता है, वो भी आपका इंस्टॉलमेंट का पार्ट है। और टोटल आपने कितने रुपए पे किए, 900 तो पे करे प्लस 900 पर 3 महीने का इंटरेस्ट, है ना। ये आपको पे करना था, लेकिन आपने पे करा इतना, तो ये हो गया 3 × 310 मतलब 930। 930 में से 900 घटा दूँ तो कितना बचा, सिर्फ 30। 30 जमा में, अब ये देखो 310 2/12 X/100, तो मैं 310 X/100 और ये 12 कॉमन ले लूँगी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 और 1, 2 + 1 कितना होता है 3। इसको सीधा लिख दो, 310 इंटू में 3/12 इंटू X/100 इज इक्वल्स टू 900 इंटू में 3/12 इंटू में X/100। इसको इधर माइनस में ले जाओ, 30 इज इक्वल्स टू 3/12 और X/100 दोनों में सेम है, वो कॉमन आ जाएगा, 3/12 इंटू में X/100 इंटू में 900 में से 310 घटा दो, कितना बचा, 590। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आई 1200 डिवाइडेड बाई 59। तो ये कितना होगा आंसर, अगर ये 60 होता तो आंसर पूरा 20 हो जाता, तो 20 से हल्का सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, मैं 1200 को ऐसे लिख सकती हूँ 1180/59 प्लस 20/59, ये तो हो गया 20, तो 20 तो पूरा आएगा, इसको डिवाइड करो। 20 59 से डिविजिबल नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा 200, पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा 200। 59 के टेबल में 200 से पहले क्या आता है, 63 ज़ा 180, तो 59 3 ज़ा 177, 59 3 ज़ा 177, तो 20.3 आएगा आंसर। 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, A can do a certain work in 14 days. B is 33 1/3% less efficient than A. ये A है, ये B है, लेस एफिशिएंट देन A, इसका मतलब 33 1/3% होता है 1/3। अगर A की एफिशिएंसी 3 है तो B की एफिशिएंसी 2 है ना। बोथ स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट A लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड B कंटिन्यूड टू वर्क टिल द वर्क वाज ओवर। तो B ने तो पूरा लास्ट तक काम किया। इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीटेड। देखो, अगर A काम छोड़ के नहीं गया होता तो उसने A कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 14 डेज, A किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, और रोज़ वो कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट, 14 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 14 3 ज़ा 48 यूनिट्स। अगर A काम छोड़ के नहीं गया होता तो 2 दिन में कितना काम कर देता, 6 यूनिट, 48 में 6 और जोड़ दो, 54 हो गया।
अब 54 यूनिट काम करवाने, हमने ए को भी रोक लिया है लास्ट तक, तो और एक दिन में कितना काम आ रहा है, 3 और 2 5, बस 5 से डिवाइड कर देंगे, टोटल डेज पता चल जाएंगे, 10 डेज प्लस 4/5, 10 4/5 आ रहा है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी मल्टीप्लाई गलत कर दिया मैंने, 14 डेज है, 14 3 ज़ा 42, मैंने पता नहीं 48 कैसे लिख दिया, 42 प्लस 6 48, 48 डिवाइड बाई 5 9 3/5, फर्स्ट इज द राइट आंसर। Question number 11. A car travels for 45 minutes at a speed of 80 km per hour and the next 40 minutes at a speed of 48 km per hour and the next 35 minutes at the speed of x km per hour. If his average speed for the whole journey is 72 1/4 km, what is the value of x? देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, तो टाइम तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो पहले 45 मिनट 80 की स्पीड पर, 80 गुना में 45/60 है ना, तो ये आवर्स में चेंज हो गया 60 से डिवाइड करते ही, प्लस बाकी के 40 मिनट 48 की स्पीड पर, 48 इंटू में 40/60 प्लस बाकी के x 35 मिनट x की स्पीड पर, तो x इंटू 35/60, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। अपन में टोटल टाइम कितना है, 45 प्लस 40 प्लस 35 कितना हो गया, 5 5 10 का 1, 4 4 8 4 3 12, 120/60 इज इक्वल्स टू 7, एक मिनट, इज इक्वल्स टू 72 1/4 किलोमीटर पर आवर दिया है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 62 ज़ा 120 तो हो गया, बात ख़त्म ये तो। इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है हमें, चलिए 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 4 20 ज़ा 80, ये 0 से 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ये एज इट इज़ रहेगा, 23 ज़ा 60 प्लस 16 2 ज़ा 32 प्लस ये 5 7 ज़ा 35, 5 12 ज़ा 60, 7x/12 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1/2, कितना हो गया ये, 60 प्लस 32 कितना हो गया भाई, 92, 7x/12 इज इक्वल टू 144 में से 92 माइनस कर दो, 144 माइनस 92 प्लस 1/2 कितना हुआ, 2 का 2, 14 में से 9 गया 5, 52 प्लस 1/2, सॉल्व कर लो, 7x/12 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे, 52 2 ज़ा 104 प्लस 1 105/2, 2 6 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, एक्स की वैल्यू आ गई 90, 15 6 ज़ा 90, एक्स की वैल्यू आ गई 90। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द 9 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 88, 88 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, 9 2 4 x 5 9 7 y 4, इसका मतलब लास्ट का 3 डिजिट ये 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी, लास्ट के 3 डिजिट इसका मतलब 8 से डिविजिबल है, तो वो क्या हो सकते हैं, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से भी डिविजिबल होंगे, 4 से डिविजिबल होने के लिए y 0 हो सकता है, फिर 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है। अब फटाफट से देख लेते हैं, यहाँ पे 0 रखकर 704 क्या 8 के टेबल में आता है, 8 8 ज़ा 64, बचा कितना 6, फिर 8 8 ज़ा 64, या 0 पे जा रहा है तो 2 पे नहीं जाएगा, एक एक छोड़ के जाएगा, फिर 8 से, फिर 4 पे जा सकता है, 2 पे नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जाएगा, 8, मतलब y की वैल्यू आ सकती है 0 4 और 8, तो हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 3y की, 5x माइनस 3y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं, अगर y 0 है, अगर y 0 है, एक मिनट, अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो कितना हो गया, 9 और 4 13, 13 5 18, 18 और 7
25 25 और 4 29 29 माइनस 2 और x 11x 11 प्लस एक्स प्लस वाई 11 प्लस एक्स प्लस वाई करेंगे माइनस कितना हो गया 18 माइनस एक्स माइनस वाई। ये हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर y 0 है, अगर y 0 है तो ये 18 माइनस एक्स बचा, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू हो गई 7। अगर y 4 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18 माइनस 4 कितना हो गया 14 माइनस एक्स 14 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। अगर y की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर y की वैल्यू 18 माइनस 8 ये हो गया 10। 10 में से मैं क्या माइनस कर दूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। 10 में से मैं क्या माइनस करूँ, 10 में से मैं 10 ही माइनस करूँगी तो x तो आ जाएगा 0। और x जो है वो एक डिजिट है, वो नंबर नहीं है, x एक डिजिट है। तो y अगर 8 है तो ये 11 पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। अब देखो x की जगह 7 रखो, 7 5 35 माइनस 3 0 0 35 आ गया आंसर। यही मैक्सिमम है। अगर मैं 4 और 3 रखती हूँ तो 5 3 15 माइनस 3 4 12, तो आंसर आ रहा है 3। तो ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो 35 ही है। सो 35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ सर्टेन सम invested at simple interest for 3.5 years amounts to rupees 6747 and for 5 years amounts to rupees 7410 at the same rate % per annum. The rate of interest per annum is, तो देखो 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया आपको, 1.5 साल में 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला 7410 माइनस 6747, बस 1.5 साल में निकाल लो कितना हो गया। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा 13 में से 7 गया 6, 663 इंटरेस्ट मिल गया आपको 2 1 2 और 1 3/2 ईयर्स में। ठीक है, तो बस 3.5 ईयर्स में निकालना है। 3.5 मतलब कि 7/2 ईयर्स में इंटरेस्ट 663/3 इंटू में 7 आ जाएगा 221। 7 1 7, 7 2 14 का 1, 7 2 14 15 1547 आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपके पास इंटरेस्ट आ गया 1547 इंटू में प्रिंसिपल हो गया, माइनस कर दो इन दोनों को। प्रिंसिपल कितना हुआ 5200 है ना, इन दोनों का ये इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 5200 कितने साल में 7/2 में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो R/100 बस। अब इसको सॉल्व कर देंगे 7 1 7, 7 2 14, फिर 7 2 14, 7 1 7 और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 2 26, फिर ये 13 से जा रहा होगा, देख लेते हैं 221, 26 से पूरा पूरा डिवाइड तो होता नहीं है। आर की वैल्यू आई आपका 221/26। देखो 26 8 ज़ा कितना होता है, 8 6 48 का 8 यहाँ 4 यहाँ 8 2 16 17 18 19 20 208। ये 208 से कितना ज़्यादा है, लगभग कितना ज़्यादा है भाई, ये 13 ज़्यादा है। तो 8.5%, 26 का आधा होता है 13 है ना, तो 8.5% इज़ द राइट आंसर। Question number 14. A and B starts a business by investing their capitals in the ratio 2/3 3/8. तो इसको तो पहले तो सिंपल कर लो, A to the 16 रेशो 3 3 ज़ा 9, ये A की कैपिटल है, ये B की कैपिटल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर 4 months A reduced his capital by 50% and B increased the capital by 1/3. What will be the share? देखो 4 महीने बाद, तो 4 महीने तो इन्होंने अपनी यही कैपिटल यूज़ करी है। ठीक है, अब ए ने अपनी कैपिटल को 50% कम कर दिया, तो 8 बची उसकी कैपिटल और उसको 8 महीने यूज़ किया, प्लस और बी ने क्या किया, बी ने अपनी कैपिटल को 1/3 बढ़ा दिया। तो 3 का 1/3 कितना हुआ है 3, 9 और 3 12, अब उसकी कैपिटल हो गई 12 और उसको 8 महीने यूज़ किया है। 4 कॉमन ले लो दोनों में से, 4 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 6 प्लस 8 2 ज़ा 16 रेशो, 4 कॉमन ले लोगे ये बचा 9 प्लस 12 2 ज़ा 24, 4 से 4 कट गया, 16 और 16 32 रेशो
9 और 4 33, 32:33 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 39 लाख आफ्टर 1 ईयर। तो 39 लाख में उसका कितना प्रॉफिट होगा, 39 इंटू में 33 बाय 3 2 5 3 2 6 65, 39 इंटू में 33 बाय 65, ठीक है, 13 5 ज़ा 65, 13 3 ज़ा 39। हमारा आंसर हो गया 33 3 ज़ा 99 बाय 5, मतलब 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 4, 49 से पहले 5 9 ज़ा 45, 19 पॉइंट समथिंग, यही है आंसर। आगे क्यों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, अनदर सर्कल co-centering to the circle is drawn within the circle, the area of the ring formed। देखो एक ये सर्कल है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक ये ऐसे टच करता हुआ सर्कल है। अनदर सर्कल कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल, अब इसी के सेंटर से एक और सर्कल बनाया है, ठीक है। द एरिया ऑफ द रिंग फॉर्म्ड बाय दीज टू सर्कल इज 1540। अब ये जो एरिया है ना, ये वाला, बस ये बीच का ये एरिया है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया इज 7 सेंटीमीटर। ये गैप है 7 सेंटीमीटर। हम ये ले लेते हैं आर, बड़े वाले की रेडियस हो गई r+7, छोटे वाले की रेडियस हो गई r, और इनका एरिया का गैप कितना है, एरिया का गैप है पाई r+7 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही होगा, बराबर है 1540। तो बस 22/7 इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो गया 2r+7, a माइनस बी कितना हो गया 7, 7 से 7 कट गया, ब्रैकेट में है इक्वल्स टू में 1540, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, फिर ये हो गया 70, 2r+7 दिया है 70, तो 2r हो गया, भाई 2r कितना हो गया 70 माइनस 7 63। अब ये देखो ये 2r है, ये 2r है, मतलब ये इतनी सी लाइन आ गई आपकी 63, ये 7 है और ये भी तो 7 है, समझ आ रही है। देखो ये पूरा स्क्वायर की साइड है, इसमें से इतना ये 2r था और ये आ गया आपका 63, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो जो आपका साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितना हुआ 63 + 7 मतलब कि 77। और पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 77, 7 4 ज़ा 28 का 8 यहाँ 2 यहाँ, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 308 इज द राइट आंसर, 308 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये आगे वाला इम्पोर्ट है, बाद वाला एक्सपोर्ट है। दिया है एक कंपनी का, द रेशियो ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन 2018 एंड 2020, 18 और 20 में कितना है एवरेज एक्सपोर्ट, देखो 540 + 640 कितना हो गया 1180, 1180 का आधा, ये हो गया एवरेज। रेशो टू द टोटल इम्पोर्ट इन 2017 एंड 19, 2017 और 19 का टोटल इम्पोर्ट कितना है 765, इन दोनों का रेशो निकालना है। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 590 रेशो 765, काट दो 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 2, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 15। अब देखो ये किसके टेबल में आते हैं 118 एंड 153 दिया है आंसर में, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्रेन passes two bridges of length 900 meter and 420 meter in 75 second and 50 second respectively, the length of the train। तो हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन इज x मीटर, तो 900 मीटर कवर कर रही है वो, तो इसका मतलब वो 900 मीटर नहीं 900 + x मीटर कवर करने में टाइम ले रही है 75 सेकेंड, तो बाई 75, तो ये होगी ट्रेन की स्पीड। अब दूसरे वाले से भी 420
प्लस एक्स बाई 50, ये भी तो हो गई ट्रेन की स्पीड। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये डिस्टेंस है पहले वाले केस में, ये डिस्टेंस है सेकेंड वाले, मतलब ऊपर वाला। दोनों को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी, और स्पीड तो ट्रेन की सेम ही रहेगी ना, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। 15 5 ज़ा 75, सॉरी ये 15 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 15 ज़ा 75, और ये कितना हो गया, 5 10 ज़ा 50। अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, तो 900, सॉरी एलसीएम ओपन कर लिया, बाय 15 प्लस एक्स बाई 15 इज इक्वल्स टू 420 बाई 10 प्लस एक्स बाई 10। ये कितना हो गया, 15 6 ज़ा 90 60, और ये हो गया 42। तो 60 माइनस 42 कितना होता है भाई, 18 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 10 माइनस एक्स बाई 15। एलसीएम आ गया 30, 10 3 ज़ा 30, 3x माइनस 15 टू द 32x कितना आया, 18 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 30। तो x की वैल्यू आ गई 18 इंटू में 30, और 18 3 ज़ा कितना होता है 54, 540। बस 540 इज़ द राइट आंसर। Question number 18. By selling an article at 11 by 25 of its selling price, a shopkeeper loses 34%. If he sells it at 80% of its original selling price, then his profit percentage is. तो देखो अभी सेलिंग प्राइस था 25 रुपये, और हमने बेचा कितने में, 11 में। 11 में बेचने पर 34% का लॉस हो गया। तो सीपी कितना होता है, सीपी होता है 100 इंटू एस पी अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट 34, 100 माइनस 34 कितना हो गया, 100 माइनस 40 कितना हो गया 60, और उसमें 6 और ऐड कर दो 66। 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 2 3 ज़ा 250 ज़ा, मतलब आपका सीपी है 50/3। सीपी कितना है 50/3। इफ़ ही सेल्स एट 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, अगर वो सेलिंग प्राइस उसका हो जाए 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, 25 का 80%, मतलब कि 20% होता है 1/5, 80% मतलब 4/5। अगर वो 20 रुपये में चीज़ बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। सी पी है 50/3, एस पी है 20, 50/3 कितना होता है, 3 1 ज़ा 3, बचा 2, 3 6 ज़ा 18, 16 2/3। सी पी है 16 2/3, सेलिंग प्राइस है 20, तो आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 1/3 का। किस पर, 16 2/3 पर, इंटू में 100। ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और 1 10/3, इंटू में 16 3 ज़ा 48, वही 50/3, इंटू में 3, इंटू में 100, 3 से 3 कैंसिल, 52 ज़ा 100, 10 2 ज़ा 20, 20% इज़ द राइट आंसर। Question number 19. A has a sum of rupees 12,528, which is 16% more than what B has and 20% less than what C has. देखो A के पास कुछ सम है 12528, which is 16% more than what B है। 16% का क्या मतलब है, देखो 4% होता है 1/25, 4% 1/25, तो 16% कितना हुआ 4/25। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के पास बी से ज़्यादा है ना, ए के पास बी से ज़्यादा है। अगर बी के पास 25 है तो ए के पास कितना हुआ 29, यही बोल रहे हैं वो। ए के पास बी से ज़्यादा है, अगर ए के पास 25 है तो बी के पास कितना है 29, एंड 20% लेस देन व्हाट सी हैज़, और 20% कम है। 20% कितना होता है, 20% कितना होता है 1/5, और उन्होंने बोला सी को यहाँ रख लो। और अगर सी के पास 5 है तो ए के पास 4 है, यही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। अब इसको इक्वेट कर दो, यहाँ पे 4 का 4, यहाँ पे 29 का 29, 20। अब रेशो आ जाएगा 29 इंटू 5 कितना हो गया 9 5 ज़ा 45, 5 यहाँ 4 यहाँ 145, और 9 4 ज़ा 36, 6 यहाँ 3 यहाँ 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, रेशो 100। यह हो गया सी रेशो ए रेशो बी, ठीक है। तो उन्होंने बोला, हमसे पूछा क्या है, द अमाउंट बी एंड सी टुगेदर हैव
ए के पास है 12528, ए के पास मतलब 116 रिप्रेजेंट कर रहा है 12528 को। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, बी एंड सी टुगेदर। 145 प्लस 100 मतलब 245 की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल्स टू 12528 बाई 116 इंटू में 245, ये आपको निकालना है। तो काट लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बचा कितना 3, 4 9 ज़ा 36, फिर 4 से 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, फिर 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। अब 29 की टेबल में 3 1 3 2 आता होगा, 29 1 ज़ा 29, बचा कितना 2, ना जाने की 0, और ये हो गया 232। 29 की टेबल में 232 8 पे आता होगा, 29 8 से, क्योंकि 8 9 ज़ा 72 होता है, 7 यहाँ, 2 यहाँ, 7 यहाँ, 8 2 ज़ा 16 और 7 23, बस 29 8 से 108 आ गया। 108 इंटू 245, 108 इंटू 245 इज़ द राइट आंसर। कैसे करेंगे इसको, 245 इंटू में 100 प्लस 8 कर दूँ, अब इजी हो गया, 24500, साथ में अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 4 ज़ा 32 और 4 36 का 6 यहाँ 3 यहाँ, 8 2 ज़ा 16 17 18 19, 0 का 0 6 का 6 9 9 9 5 14 का 1 4 और 1 5 6 26460, 26460, third is the right answer. Question number 20. The ratio of acid and water in solution A is 2:5 and the ratio of acid and water in solution B is 6:7. 7 liter of A is mixed with 9 liter of B. तो देखो क्या बोल रहे हैं, और हमसे बोला आगे 312 मिलीलीटर में कितना सॉल्यूशन होगा, कितना एसिड होगा, ठीक है। तो हमें तो रेशो पता होना चाहिए ना, लास्ट तक हमें मिलाने के बाद एसिड और वाटर का रेशो पता होना है ना। तो देखो ये 2:5 है और ये 7 है, ठीक है। 2:5 था एसिड और वाटर, तो हमने मान लिया ये 2 लीटर था, ये 5 लीटर था, 7 लीटर निकाल लिया, तो मतलब एसिड और वाटर कितना आया, 2 और 5 लीटर आ गया एसिड और वाटर, बात ख़त्म। बी में ये 6:7 है और कितना निकाले 9 लीटर, 9 लीटर निकाला तो ये कितना हो गया 9 इंटू 6/13, और यहाँ पर 9 इंटू 7/13, इतने एसिड और वाटर आया। तो आप क्या करो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको भी 13/13 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 13/13 से मल्टीप्लाई कर दो, बात ख़त्म। तो ये कितना हो गया, 13 से 13 तो कैंसिल हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26 प्लस 9 6 ज़ा 54, 13 5 ज़ा 65, 7 9 ज़ा 63, नीचे जो आपका 13 था वो कैंसिल हो गया, 6 4 10 का 1, 5 6 7 और 1 8, 80 रेशो में 128, 16 5 ज़ा 80, 16 8 ज़ा 128, 5 रेशो 8 आ गया एसिड और वाटर का रेशो। बस 312 में अब हमसे पूछा है कितना एसिड है, एसिड कितना है 5/13, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, बचा कितना 5, 13 4 ज़ा 52, 24 5 ज़ा 120, 120 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, @maths कैपिटल्स में लिख लीजिएगा, मैथ्स PS1 पर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।